नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। 3 जनवरी को ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। गाजियाबाद से होते हुए ये यात्रा बागपत और शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। यानी कि 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी और इस दौरान 120 किलोमीटर का ये यात्रा जो है वो सफर तय करने वाली है। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा को लेकर खासे उत्साहित हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यात्रा करते हुए पहुंच रहे हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए अलग अलग जगहों से। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। उस पर भी तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि ये यात्रा शामिल होने वाली है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए निकले हैं राहुल गांधी, तो उत्तर प्रदेश को कितना जोड़ पाएंगे, कितना जो लोग हैं उनसे जुड़ेंगे, इस पर भी परिचर्चा करेंगे। हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं जो तमाम प्रतिक्रियाएं इस भारत जोड़ो यात्रा में सामने आ रही हैं। यूपी में चूंकि एंट्री हो रही है, 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद में प्रवेश करेगी और उसके बाद बागपत में विश्राम, शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। इस तरीके की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो तैयारी है वो गांव से लेकर के प्रदेश तक का हमारा जो पदाधिकारी है वो आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए उतावला है। जिलों से गांव से लोग चल पड़े हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं और उनके स्वागत में हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के साथी उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे। जो चिट्ठी है वो बहुत सकारात्मक है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्य जो भारत जोड़ो यात्रा का है वो जरूर प्राप्त हो, ये देश के लिए जरूरी है। और जैसा कि राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, समूचा विपक्ष एक मत का है, एक साथ खड़ा है। लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, कोई एजेंसी के दबाव में रहता है, कोई किसी और दबाव में रहता है, लेकिन भारत जोड़ो के लक्ष्य से पूरा विपक्ष जुड़ा हुआ है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपने सुना जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मजडाल खाबरी की प्रतिक्रिया आपने सुना, साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत उनको भी आपने सुना। लेकिन इस पूरी यात्रा को लेकर किस तरह का माहौल है, उत्तर प्रदेश में कितना जोड़ पाएंगे, साथ साथ जो राजनीति इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। रजा रिजवी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। इसके अलावा रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले शुरुआत में मनीष जी आपसे ही करना चाहता हूँ कि देखिए इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में अब चूँकि एंटर कर रही है, आपको भी इन्वाइट किया गया था और उसके बाद एक चिट्ठी जो है वो आज लिखी गई है। अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी लिखी है, शुभकामनाएँ दी हैं, लेकिन शामिल नहीं हुए। क्या वजह है, शामिल क्यों नहीं हो रहे सर? शुभकामनाएं तो दे रहे हैं। शांतनु जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में हमेशा से सद्भावना की राजनीति समाजवादी पार्टी ने किया है। एक बात शांतनु जी, अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है और इस परिवेश में भारत को जोड़ने की बात अगर राहुल जी ने किया है तो ये स्वागत योग्य है और समाजवादी पार्टी इसका तहे दिल से स्वागत करती है। मुख्य बात आज के समय में और आज की परिस्थिति में समाजवादी पार्टी जो महसूस करती है, आज जितनी विषमताएं समाज में देखने को मिल रही हैं, समाज में जितनी टूटन देखने को मिल रही है, जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है, धार्मिक संघर्ष देखने को मिल रहा है, लिंग भेदभाव देखने को मिल रहा है, भाषाओं पे जिस तरह का विभेद लोगों को देखने को मिल रहा है, आज इसकी जोड़ने की बात समाजवादी पार्टी ने हमेशा से किया है। और राहुल जी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन राजनीति की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति नहीं, समाजवादी विचारधारा जो है वो दुनिया भर के अन्य देशों में भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और समाजवादी विचारधारा को माना जाता है। शांतनु जी, श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, शांतनु जी, श्री राहुल गांधी जी ने जल्दीबाजी में ये बात कह दिया
लेकिन उनको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने जब जब कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में देश में सरकार बनी है, समाजवादी पार्टी ने साथ दिया है। आदरणीय नेताजी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा से उनका सहयोग किया है और ये भी बात हम स्वीकार करते हैं कि उनका भी गाहे बगाहे हमने सहयोग लिया है। एक दूसरे की जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है, जो सांप्रदायिक राजनीति को ताकतवर नहीं होने देने का जो हम लोगों का संकल्प था, व्रत था, उस संकल्प और उस व्रत में हमने हमेशा एक दूसरे का सहयोग लिया है, दिया है। जहां तक हमारी राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है और राष्ट्रीय राजनीति पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिनों का हुआ था, उसमें जब समापन भाषण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया तो उसमें कहा था कि हम अगली बार जब अधिवेशन में 5 वर्ष बाद मिलेंगे तो समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आपको दिखेगी। इसका हम सभी लोग व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। शांतनु जी, कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी क्षेत्रीय राजनीति करने वाले लोग हैं उनके पास भी राष्ट्रीय नेता उपलब्ध हैं। हमारी पार्टी के जो यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, वो राष्ट्रीय नेता हैं और उन पर देश की जनता विश्वास करती है और भरोसा करती है। उसका 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में हम जो हमारी पुरानी पेंशन की पद्धति रही है, हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। आप देखिए, हम सरकार नहीं बना पाए, इस बात का हमें दुख है, मलाल है, लेकिन वह बात जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुद्दा उठाया, उस मुद्दा को अन्य राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको उसको इंप्लीमेंट किया और देश के अन्य राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया। तो ये हमारा राष्ट्रीय सोच है हमारे नेता का, और राष्ट्रीय मुद्दे को हम जितना बखूबी जानते हैं, समझते हैं, भ्रमण कर लेना, यात्रा कर लेना, उससे हमारी राष्ट्रीय क्रेडिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, ये बात अलग है। लेकिन सोच के साथ, मुद्दों के साथ राजनीति करना, इसलिए कि हम गांव के लोग हैं, गांव की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान के पास 6 लाख से ऊपर गांव है। आज भी सुविधाओं से हमारा देश वंचित है, इसलिए कि हमारा देश गांव का देखिए, बेरोजगारी को लेकर आपका भी मुद्दा रहता है, उनका भी मुद्दा रहता है। वो कह रहे बेरोजगारी को लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा है, सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर भारत जोड़ो यात्रा है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी के मुद्दे नहीं है? क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के साथ इस यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए? देखिए, बेरोजगारी के लिए हम कितना काम करते हैं, सत्ता में रहने पर हम बेरोजगारी खत्म करने के लिए कितना काम करते हैं। हमारे नेता आदरणीय नेताजी ने, परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले 2012 में सरकार में आने के बाद से हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी भत्ता लागू किया। उसके बाद से बेरोजगारी भत्ता लागू करने के साथ साथ उन्होंने नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का, रोजगार और स्वरोजगार की बात हमारे नेता ने किया। हमारे नेता ने सरकारी नौकरी की बात किया। हम सरकारी नौकरी में इसलिए युवाओं को लाना चाहते हैं, जो युवा जिस तरह का योग्यता रखता है उसके हिसाब से हम सरकारी नौकरी इसलिए देने की बात करते हैं कि जब हम उसको नौकरी में लाएंगे, सरकारी सेवा में लाएंगे, उसके बाद से उसको पुराना पेंशन हम बहाल करके उसको उस मुख्य धारा से जोड़ेंगे तो हमारा एक राष्ट्र मजबूत होगा। और हम राष्ट्र को इसलिए मजबूत करना चाहते हैं कि यह राष्ट्र हमने बहुत त्याग और तपस्या के बाद पाया है। बहुत सारी झंझावात हमने झेला है, बहुत सारी तकलीफें झेली है, और कांग्रेस पार्टी को भी ये महसूस करना चाहिए कि देश की आजादी का आंदोलन हो या देश की व्यवस्था के में परिवर्तन लाने की बात हो, समाजवादियों ने हमेशा से सहयोग किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जिस तरह से समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जीवन पर्यंत तो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उसी परिपाटी और उसी बुनियाद पर समाजवादी पार्टी खड़ी है। और आदरणीय नेताजी के बाद हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए समानता की बात करते हुए आज उत्तर प्रदेश में, देश में एक भरोसेमंद नेता। ठीक है, राजेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं ये चाहता हूं कि देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आरोप जो है वो लगाती रही है कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है बल्कि परिवार जोड़ो यात्रा है। इस तरह के तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। क्या आखिर वजह क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है? आखिर क्यों इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं राजेश जी? देखिए, कांग्रेस का हाल तो ऐसा हो गया जैसे कोई विलुप्त प्राणी होता है, डायनासोर आज दुनिया के अंदर नहीं है, उसी तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है। कांग्रेस को बहुत गंभीरता से हम लोग तो लेते नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने देखा था, प्रियंका वाड्रा जी को लेके आए और ऐसे पेश किया जैसे कोई क्रांति होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की सरकार आएगी और प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। क्या क्या नारे दिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। परिणाम क्या? ढाक के 3 पात, 2 विधायक जीत करके आए, कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस लगातार गिरती जा रही है
और कहाँ जा करके रुकेगी ये भगवान जानता होगा। कांग्रेस को तो अपनी नीतियों पे विचार करना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, जनता को हम क्यों पसंद नहीं आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। आप करना क्या चाह रहे हैं? भारत टूटा हुआ है क्या? भारत खंड खंड में बिखरा हुआ पड़ा है क्या जोड़ेंगे भारत को? अरे भारत के हर भारतवासी के दिल में भारत माता के प्रति प्रेम है। वो चट्टान की तरह एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, उसको क्या जोड़ोगे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर घूमे, चाहे वो हरियाणा के अंदर घूमे, चाहे वो राजस्थान के अंदर घूमे, जहां थोड़े बहुत बचे हैं वहां भी समाप्त हो जाएंगे। पंजाब में सफाया हो गया, आपने देखा होगा। दिल्ली के अंदर कहीं मिल नहीं रही, उत्तर प्रदेश में बरसों से नहीं है, उत्तराखंड में साफ हो गई और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, वो भूल गए आप राजेश जी। हिमाचल प्रदेश में भी करारी शिकस्त दी है बीजेपी को। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है उस पर हम विचार कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में जो हमसे गलती हुई है उनको सुधार करके लोकसभा चुनाव में वहां भी कांग्रेस को ऐसी कर देंगे जैसी पहले से है। आप चिंता मत करिए, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। अच्छा, दूसरी बात सोचिए, आप वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप तो उत्तर प्रदेश के बाहर कोई आपको जानता नहीं, कोई आपको पहचानता नहीं, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये समाजवादी पार्टी वाले और राहुल गांधी जी तय करें। 2017 में तो 2 लड़के यूपी के निकले थे, साइकिल की सवारी कर रहे थे। बड़े बड़े फोटोग्राफ आपने देखे होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग आप लोगों ने देखे होंगे, किस तरह से चुनौती दे रहे थे और फिर परिणाम क्या आया कांग्रेस का, वो परिणाम भी आपने देखा है। तो कांग्रेस वो कांग्रेस अब नहीं रही है। कांग्रेस के पास कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई वर्कर नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई फॉलोइंग नहीं है। केवल मीडिया में थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाए, इसी कोशिश में कांग्रेस वाले रहते हैं। बाकी कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी की सोच आप देख लीजिए, हमारी सेना मार रही है चाइना की सेना को, लगातार पूरे दुनिया फुटेज देख रही है। हर भारतवासी का सीना 56 इंच हो रहा है, वो कह रहे हैं हमारी सेना पिट रही है। ठीक है, सुची विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुची, बहुत स्वागत है आपका। देखिए आपने राजेश जी को सुना किस तरह के कहा ये जा रहा है कि कांग्रेस का कोई संगठनात्मक अभी संगठन जो है मजबूत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एंटर कर रही है। हालांकि 3 से 5 जनवरी ही यात्रा रहेगी। हालांकि आप पूरा कहा जाए कि उत्तर प्रदेश जो कवर होना था वो इस यात्रा में नहीं होने वाला है। आगे अगर कोई यात्रा निकाली जाती है तो उसकी बात अलग है, लेकिन ये यात्रा जो उत्तर प्रदेश में जो है वो एंटर कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी कांग्रेस पार्टी कमजोर है। राजेश चौधरी जी के आरोपों को आपने सुना? हाँ, सुना मैंने। उन्होंने बताया डायनासोर की भांति विलुप्त हो रही है। जतिन प्रसाद नामक डायनासोर विलुप्त होकर भारतीय पार्टी में चले गए। हिमंता बिस्वा नामक डायनासोर असम में है। ज्योतिरादित्य नामक एक डायनासोर भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। बाकी बहुत लंबी फहरिस्त है राज्यसभा सांसदों की नियुक्ति से लेकर और तमाम सदस्यों की। तो जो भारतीय जनता पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता राजेश चौधरी जी के समान दरी बिछाने के कार्यों में संलग्न है, भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि हमारे डायनासोरों को छोड़कर अपने चूहे बिल्लियों को भी अपने संगठन में कहीं न कहीं समाहित करें, संवैधानिक पदों पर सुशोभित करें यदि वे योग्य है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक और बता रहे हैं सब विलुप्त हो गया है, सब स्ट्रक्चर नहीं है, ढांचा नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी ओर इन्होंने जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके सैकड़ों लाखों मीम्स बनाकर एक बाकायदा राजनीतिक अभियान चलाकर जननायक श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को धूल धूसरित करने हेतु अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, हजारों करोड़ रुपया लगा के जो एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी की थी। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत हर राज्य में जिस प्रकार वो खंड खंड हुई है, उससे तो उन्हें लज्जा से वैसे ही जाके कुएं में छलांग लगाने वाली स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स फर्जी मीम्स को शेयर करने वाले उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनका इतिहास भी फर्जी है, भूगोल भी फर्जी है, जिन्होंने संविधान की प्रतियां भी जलाई है, जिन्होंने काला पानी भी काटा है, जिन्होंने अंग्रेजों से पेंशन मिली है, और जो देश के डेटा के साथ खिलवाड़ करके देश की संपदा को बेच रहे हैं और उस संस्कृति की दुहाई देते हैं अपने फर्जी राष्ट्रवाद की आड़ में, जिसमें उन्होंने ढंग से खड़ा भी नहीं है। तो चौधरी जी की बौखलाहट भी स्वाभाविक है और भारतीय जनता पार्टी का क्षण क्षण पे उछलना भी, तवे पे पानी की बूंदों के समान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उछल रहे हैं। कभी उन्हें कोविड दिखाई देता है, कभी उन्हें देश में अखंडता, एकता, कभी उन्हें कश्मीर का अमरूद, तिरुवनंतपुरम। तो माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इनके आरोपों को खंडित कर दिया है और इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो उनके ऊपर था
उससे ये इतना लज्जित हो गए जो उनकी स्वीकार्यता प्रमाणित हो रही है। और जिस तरह इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का भय दिखाकर देश के समस्त विपक्ष को, तमाम नेताओं को या तो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, अन्यथा ईडी है, सीबीआई है, दुनिया का जो नाटक है। अब देख रहे हैं कि समस्त विपक्ष हो, चाहे वो रघुराम राजन साहब हो, चाहे वो कमल हासन साहब हो, कितना भी ईडी लगाओ, सच के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं। तो ये गांधी का देश है, तो गोडसे का ज्यादा स्वाभाविक है। और गोडसे के प्रतिरूप कौन है भाई? चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, योगी जी पावर में है, तो यही सब गोडसे के उत्तराधिकारी है। इनका डरना लाजमी है। तो बस ये कोई और बात नहीं है, सिर्फ भय व्यक्त हो रहा है। तो अभी तो ये अंगड़ाई है, मात्र 2800 किलोमीटर की यात्रा समाप्त हुई है और जो भारी जन समर्थन और लोगों का उत्साह है और जिन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी और श्रीमान राहुल गांधी जी उतरे हैं, तो हमने तो भाई जब डरे नहीं तो गोरों से तो डरेंगे क्या इन चोरों से? ठीक है। रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता आरएलडी के। रजनीकांत जी, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से यात्रा जो है वो एंटर करेगी उत्तर प्रदेश में और इसके अलावा बागपत शामली होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। किस तरह से देखते हैं यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में एंटर कर रही है? हालांकि आप लोग जो है वो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को निमंत्रण दिया गया था लेकिन यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं आप लोग। देखिए, ये यात्रा, पहले तो मैं इस यात्रा का समर्थन करता हूँ। ये यात्रा जो है, अभी माननीय अखिलेश जी की जो पत्र है वो बहुत कुछ दर्शाता है। अब ये कुछ समझने की बात है और ये कहने की बात नहीं है। अखिलेश जी ने जो पत्र लिखा है बहुत ही मतलब चुनिंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है और उन्होंने एक संस्कृति और उसकी बात की है। तो निश्चित है कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर राहुल गांधी चल रहे हैं और भारत के कल्चर को समझ रहे हैं तो ये अच्छी बात है और इसका स्वागत होना चाहिए। और सारा विपक्ष इसका स्वागत कर रहा है, सारा विपक्ष इसका स्वागत कर रहा है। रह गई, जब निमंत्रण मिला तो मेरे नेता जयंत चौधरी जी विदेश जाने की उनकी वो थी और वो 5 तारीख तक विदेश में। आने के बाद 24 घंटे कहीं जा नहीं सकते, कहीं मिल नहीं सकते। विदेश के आने के बाद 24 घंटे का उनका वो है और इस पे इसलिए पहले ही हम लोगों ने उनको कह दिया था कि इस यात्रा में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस यात्रा से पूरे, और फिर मैं कैसे कांग्रेस के साथ मैं राजस्थान में सरकार में रहा, मेरा एक विधायक राजस्थान में सरकार में, सुभाष गर्ग मेरे मिनिस्टर रहे जो है राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीते हुए हैं। हमारे वहाँ खतौली में उनके पायलट जी प्रचार में आए थे और हम लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, देखिए ये राजनीतिक गठबंधन के दृष्टिकोण से इसको न देखा जाए क्योंकि हर जगह के समीकरण अलग हैं, चुनावी समीकरण अलग हैं और ये यात्रा और देश को जोड़ने की, देश की समृद्धता, देश की संस्कृति, इसकी बात अलग है। इस पे हम सभी लोग राहुल गांधी के इस यात्रा का समर्थन करते हैं और उनके साथ ठीक है। यात्रा रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजा जी, देखिए आप सभी प्रवक्ताओं को सुना जी कि इस यात्रा का समर्थन तो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में यात्रा एंटर कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाई, लेकिन एक पार्टी जो है वो अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए कोशिश तो करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें करती है, संगठन मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी करती है। राहुल गांधी अगर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो निकाल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? दूसरी बात यह है कि तमाम लोगों को उन्होंने जो है वो निमंत्रण पत्र दिया। सभी राजनीतिक पार्टियां, हमने देखा आज मायावती का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी कहा है कि हम इस यात्रा का समर्थन करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका भी आया, उन्होंने भी कहा कि हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इस यात्रा में शामिल कोई नहीं हो रहा है। किस तरह से देखते हैं सर आप इसको? देखिए, राहुल की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इसके 3 माने हैं। पहला तो माने ये है कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी जो छवि है वो छवि को निखारना चाहते हैं, पहला। दूसरा उसके माने हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में मजबूत करना चाहते हैं। तीसरा जो है 2024 का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव की दृष्टि अपने दिमाग में रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में बहुत कम दिन रहना है उनको, समझिए कि 120 किलोमीटर की यात्रा करना है और आपने ही खुद बताया कि शामली के बाद हरियाणा में चले जाएंगे 3 दिन के बाद। अब उत्तर प्रदेश में इतने दिन कम होने का जो अगर गणित आप लगाएंगे और सोचेंगे कि क्यों है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई ज़मीन नहीं है क्योंकि विधायक के चुनाव में देख चुके हैं, 2 MLA ही उनको मिले हैं
और उत्तर प्रदेश के ज़मीन में बीएसपी का भी खाली एक एमएलए जीता है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और उसने 49 एमएलए होते हुए उससे डबल मतलब 2.5 गुना उसने अपने विधायक सहयोगियों के साथ उसने बना लिए। अब आप अगर इसको देखेंगे कि 1992 में समाजवादी पार्टी बनी है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस का मूल वोटर जो था वो दलित था, मुसलमान था, हमारे ब्राह्मण भाई थे और सब जात के लोग उसमें जुड़ते थे, ठाकुर साहब। अगर समाजवादी पार्टी समर्थन, वो कह रही है शुभकामना है, चिट्ठी आ गई अखिलेश जी की, अगर कहीं वो शामिल हो जाते तो जाहिर सी बात है जो मूल वोटर है समाजवादी पार्टी का वो कहता भाई हम धीमे से कांग्रेस की तरफ चले जाए, काहे समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि मूल वोटर मुसलमान उनको बहुत मन से वोट देता है। लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है, तो फिर वोटर उधर क्यों शिफ्ट होगा सर? भाई देखिए ताकतवर के साथ तो हर कोई जाना चाहता है ना सर। देखिए शांतनु, जब आदमी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है तो जाहिर सी बात है भारत जोड़ने यात्रा कर रहा है, वो जोड़ रहा है अपने वोटर को, क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं वो अपने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 24 आवर सोचते रहते हैं। लेकिन सर देखिए राहुल गांधी तो कहते हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, आप कह रहे वोटरों को जोड़ने के लिए यात्रा की जा रही है। अरे हर राजनीतिक, शांतनु जी, जो राजनीतिक आदमी है वो मुंह से कुछ कहे कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, 24 आवर 24 घंटे यही रहते हैं, कैसे सत्ता में आ जाएं, कैसे एमएलए बढ़ जाएं, कैसे एमपी बढ़ जाएं, गुड़ा भाग करते रहते हैं। वो पूरी बात उनकी 24 आवर वो राजनीतिक रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो अगर ये यात्रा भी निकल रही है तो राजनीतिक यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा क्या है, 2024 का ध्यान में रख कर किया जा रहा है, कांग्रेस की छवि को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है तो और क्या है। और ले लीजिए बसपा का जो है भाई ग्राफ बहुत अच्छा नहीं रहा। जाहिर सी बात है उनके कुछ वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई। तो अब उनके एक एमएलए जो जीत के आए हैं वो अपने उस पर जीत के आए हैं, वो अपने वहां विधानसभा में बहुत ही मजबूत है, उससे वो जीत के आए हैं, लेकिन एक एमएलए है विधानसभा में उनका। तो अगर वो साथ में आती हो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ चलती तो जाहिर सी बात है उनका वोटर समझता रहे भाई ये तो आ गई साथ में, भाई चलो हम लोग इन्हीं के साथ चले। तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी वो है राजनीति है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, जो मायावती बहन मायावती जी हैं, सोच समझ के इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और उनको भाई वो कांग्रेस को, ये नहीं कि कांग्रेस को मानते नहीं है, हो सकता है कांग्रेस सीट लाए और कांग्रेस कहीं आगे बढ़ जाए तो ये समर्थन करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत है, ज़मीनी हकीकत पे मजबूत है, उसको कमज़ोर करना बहुत जो है भी आसान नहीं है विपक्षी पार्टी को। ठीक है मनीष जी, देखिए राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता राहुल गांधी उनका ये लगातार कहना है। अगर ये उनके जैसा कि उन्होंने कहा है कि अगर मान भी लिया जाए कि राजनीतिक यात्रा नहीं है तो इसमें आखिर समाजवादी पार्टी शामिल क्यों नहीं हो रही है? 2017 वाला जो कहा जाए कि एक झटका है, क्या उसी की वजह है या फिर वोट शिफ्ट होने की जैसी की बात रजा रिजवी साहब ने कही? देखिए राजनीतिक परिस्थिति पर बहुत सी बातें निर्भर करती हैं। 2017 में राजनीतिक परिस्थिति कुछ और थी, आज के समय में राजनीतिक परिस्थिति कुछ और है। हमारे नेता परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी जब 2022 का चुनाव उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, तो जिस दमखम के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा और जिस दमखम के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, देश के किसी भी राज्य में किसी राजनीतिक दल ने भारतीय जनता पार्टी का उस तरह से मुकाबला नहीं किया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्री राहुल गांधी जी की एक बात से मैं व्यक्तिगत रूप से इतना असहज हो गया, मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से इतनी पीड़ा हुई उनकी बात से, जब हमारे नेता के ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षितिज पर इसका महत्व नहीं है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए कि हमने श्री अखिलेश यादव जी की मेहनत को देखा है। हिंदुस्तान के किसी एक राजनीतिक नेता का नाम बता दीजिए जिसने रात में एक दिन पहले यात्रा शुरू करते हैं और दूसरे दिनों भोर में 4 बजे उनकी यात्रा लखनऊ में समाप्त होती है। गाजीपुर, आजमगढ़ होते हुए तमाम ऐसे जनपद थे जो यात्रा शुरू हुई एक दिन पहले और दूसरे दिनों 4 बजे भोर में पहुंचते हैं। क्या किसी नेता ने इस तरह की यात्रा की है देश में? राष्ट्रीय स्तर का नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाली बात है कि जिस नेता के पीछे वहां की जनता है, कार्यकर्ता है और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जिस नेता के पीछे खड़े हो और रात भर जो यात्रा चली हो, पूरे दिन यात्रा चली हो, यह देश और दुनिया की राजनीति के लिए एक नजीर है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो शांतनु जी समझने वाली बात है कि हमेशा मुद्दों की राजनीति से आदमी जुड़ता है और मुद्दों की राजनीति से टूटता है। आज आरक्षण का सवाल कितना बड़ा सवाल है।
भारतीय जनता सबसे पार्टी बड़ा सवाल मनीष जी सुनिए। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल जो है वो अखिलेश जी ने खुद कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अखिलेश जी ने खुद ही कहा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन। शांतनु जी यह जिम्मेदारी हमारे नेता ने लिया है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, और हम लोग तो बहुत खुशी मन से इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। आगे लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 80 सीटें हैं लोकसभा की, और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक दल से पाला पड़ा है और किस नेता से पाला पड़ा है। इसलिए कि हमने 2022 का परिणाम का मूल्यांकन करिए, 36% हमने मत हासिल किया है। 36% लोगों ने, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, हम उनके प्रति कृतार्थ हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारे नेता पर विश्वास करके 36% वोट दिया है। 2,96,00,000 से ऊपर हमें मत प्राप्त हुए हैं, और हमें तो सौभाग्य है कि हम ऐसे यशस्वी नेता के साथ के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया। अगर इस मुकाबला को मूल्यांकित करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को भी और किसी भी राजनीतिक दल को यह महसूस होगा कि बगैर समाजवादी पार्टी के सहयोग और साथ के कोई लड़ाई राजनीतिक देश में नहीं लड़ी जा सकती है। दूसरी बात, और शांतनु जी तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, जहां से आपने बात को थोड़ा सा डिटेल कर दिया, आरक्षण का जो सवाल है, मुद्दों की राजनीति की जो बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के गले का वो फांस बन चुका है। ना भारतीय जनता पार्टी निगल पा रही है, ना उगल पा रही है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब मंच पर आप जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसी भी राजनीतिक मंच पर जाएंगे, आज ही भूपेंद्र चौधरी जी का बयान हमने सुना है। उन्होंने कहा, भूपेंद्र चौधरी जी ने, कि हम लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं, जिन लोगों को जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूरा कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के इतने झूठे और मकार लोग हैं कि जब बोलते हैं तो जैसा मालूम पड़ रहा है कि पूजा पाठ करा रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी जो इनकी राजनीतिक संस्कृति है, धर्म आस्था का विषय होता है, देवता हमारे आस्था के विषय है, राजनीति के विषय नहीं है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर हम धर्म का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर हम अपने देवताओं का इस्तेमाल करते हैं, तो यह समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मक्कारी की राजनीति करने वाली दुनिया की कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। लेकिन आरक्षण का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में है। यही बात है ना शांतनु जी, जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि आप हमको भी बोलने देंगे। जी आता हूं मैं आपके पास, राजेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आरक्षण का पहले मूल्यांकन करिए, राजनीतिक जिन लोगों को राजनीतिक लाभ लेने से वंचित रह गए उनको लाभ दीजिए। 2021 और अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर जिस तरह से जल्दीबाजी में, और एक बात देखिए ना मनीष जी, सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि सर देखिए 2007 में कहा गया कि गलत हुआ, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई? उसके बाद सुनिए ना, 2007 में 2017 में कहा गया कि जो आरक्षण की सूची आई, तब समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? ये अभी 2022 में आई, तब समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? लगातार अगर गलत हो रहा था तो सर आखिर आवाज क्यों नहीं उठाई? चुनाव नहीं हुआ था, निकाय का चुनाव जो है हमारी सरकार के जाने के बाद निकाय का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवाज तो उठाना चाहिए था ना। आप आज भी विपक्ष में है, आवाज उठा रहे हैं ना? बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। बीजेपी तो ये कह रही है ना कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। तो इसमें राजनीति कब कह रही है? जब हाई कोर्ट ने डंडा बजाया है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की कलई खोली है हाई कोर्ट ने, तब ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कह रहे हैं कि हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। ये तो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पुरजोर वकालत किया। उन्होंने कहा कि एक भी चुनाव इस तरह से हम नहीं होने देंगे, बिना आरक्षण लागू किया नहीं चुनाव करा। जो सूची जारी की गई थी वो ओबीसी आरक्षण के लिए ही थी ना सर? देखिए, यही बात हम कह रहे हैं ना कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस आरक्षण को हम आजादी के समय से मांगते हुए और उसको मानते हुए आ रहे हैं, उस आरक्षण के लिए आज के समय में भी अगर हमको न्यायालय जाना पड़ता हो, न्यायालय इंडिकेट करता हो, तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती है। ठीक है, जो आरक्षण की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलने देने चाहिए। मनीष जी जवाब ले लेते हैं। राजेश चौधरी जी, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल तो कहा जाए कि यही बन गया है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को हराएगा कौन? इसी के लिए भारत जोड़ो यात्रा, और अखिलेश यादव जी ने भी इस यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। मुद्दों की राजनीति समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुद्दों की राजनीति करिए तो हम, लेकिन शामिल नहीं होंगे देखिए भारत जोड़ो यात्रा में। राजेश जी। शांतनु त्रिपाठी जी, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जितना समय आप उनको दे रहे हैं उतना समय मुझे भी बोलने का दीजिए। बिल्कुल जी, बोलिए। केवल सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, तीनों चारों लोगों के जवाब मुझे देने हैं।
ठीक है। तो एक बोले उसके बाद मुझसे जवाब लीजिए, फिर दूसरा बोले जवाब लीजिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। जी इस जो बहस हो रही है इसकी सार्थकता भी साबित होगी। ठीक है सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बहुत हमको झूठा, मक्कार, मतलब ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे थे कि जो इस गंभीर डिबेट में नहीं होना चाहिए। क्यों इनसे बड़ा बेईमान कोई है जी? राजेश चौधरी जी, औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाला था, इनके अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव जी को अपदस्थ कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई क्या? नहीं भूली है। और मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी मेहनत पर 2012 में अखिलेश यादव को अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बनाया था, अपनी मेहनत पे नहीं बने। उसके बाद 2012 में राजेश चौधरी जी अनुकंपा की बात कह रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रचार समिति के सदस्य भी नहीं थे। 2017 में सदस्य भी नहीं थे प्रचार समिति के। एक हेलीकॉप्टर तक भाजपा ने नहीं दिया था प्रचार समिति। किस अनुकंपा पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने? केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर लेकर के पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, पिछड़ों के बीच में जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमें जनादेश देती है तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बनेगा। और योगी आदित्यनाथ अनुकंपा का आधार। ठीक है मनीष जी, जवाब देते हैं। ठीक है, जवाब देते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ आपके अखिलेश यादव से भ्रष्टाचारी कोई, आपसे भ्रष्ट सरकार कोई आई नहीं। अगर हमारे नेता के अंदर भ्रष्टाचार था तो आप तो ऐसी बात करें कि जनता थूकेगी आपके ऊपर। 6 बरस से आप सरकार में है, उस भ्रष्टाचार की फाइल कहां पर है? आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। अरे तो भाई 6 बरस से आप सरकार में है, जनता की बात सुनकर थूकेगी आपके ऊपर कि 6 बरस से सरकार में है, भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करा रहे? अपहरण कराने वाला कोई नहीं है, बलात्कार को बढ़ावा देने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़े नहीं राजेश जी वो कह रहे हैं कि आप 6 साल से सरकार में है तो जांच क्यों नहीं करा रहे? पार्टी देखिए सब हो रहा है भैया। सही कहा आपने। ठीक है मनीष जी सुनते हैं, मनीष जी सुनते हैं, मनीष जी जवाब। मनीष जी जिसने तेल मालिश कराते हुए जिसके वीडियो जारी हुए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दुराचारी नेता हमारे ऊपर बलात्कारी होने का बात। मनीष जी जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि आपका तो कोई अस्तित्व है नहीं। अरे राहुल गांधी जी कह दिए नहीं कह दिए वो हमारे और उनके बीच का विषय है। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप क्यों इतना परेशाान हो रहे हैं? आवाज बंद करो, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? खराब कर रहे हैं, इनकी आवाज बंद करो। इनमें तभी बात करने की आवाज बंद करो। मनीष जी प्लीज, आप न्याय नहीं कर रहे हो, ये डिबेट अच्छी नहीं हो रही है। नहीं मनीष जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, मेरी पार्टी। नहीं राजेश जी देखिए किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, किसी के साथ मुझे बोलने दिया जाए। मनीष जी नहीं मनीष जी आपका चैनल भेदभाव कर रहा है। जो समय मुझे दिया गया बोलने का बीच में क्यों बोल रहे हैं? राजेश जी मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए ना। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप ही तो बोल रहे हैं सर। बार भैया कहाँ मौका दे रहे हैं आप? भैया आप ही को मौका दे रहा हूँ मैं सर, बोलो ना, आप अपनी बात रखिए। अच्छा वो बोलते रहे बीच में मैं बोलता नहीं से कौन सुनेगा? नहीं आप अपनी बात रखिए। मनीष जी आपके पास आऊंगा। मनीष जी मैंने धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनी है तो इनके धैर्य होना चाहिए बोलने का। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए। कर सकता हूँ जी मुझसे भी बोलना आता है, ऐसा नहीं है। देखिए 80 सीटों का उत्तर प्रदेश है, लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं। राहुल गांधी जी की गंभीरता समझिए, कितना समय वो दे रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरू करके और कश्मीर तक वो यात्रा लेके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में कितना समय दे रहे हैं, आप देख लीजिए कितना गंभीर उत्तर प्रदेश को लेकर के वो हैं। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का पूरे देश में कहीं अस्तित्व तो नहीं है। समाजवादी पार्टी शुभकामनाएं दे रही है, उनकी यात्रा का समर्थन कर रही है, तो उनको प्रधानमंत्री बनने का समर्थन भी कर रहे हो आप उनके नेतृत्व में स्वीकार करो, स्पष्ट करो ना, जनता जानना चाहती है। लोकदल वालों ने कह दिया स्पष्ट रूप से कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो राहुल गांधी है। भैया हमने मान लिया, हम कौन है? आप समर्थन किसी को भी दे सकते हो। कौन कह दिया? अखिलेश यादव जी ने भी दे दिया है। कौन क्या कह दिया कि मेरे अखिलेश यादव जी भी राहुल गांधी जो चाहोगे बोलते रहोगे टीवी पे बैठ के? सद्भाव की बात करते हैं, ऐसे बोल दिया आपने। सबसे ज्यादा दंगे यदि कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार तुमने कराए हैं, योगी आपने कराए हैं। राजेश जी आपने कराए हैं दंगे। मिश्रा जी तो आपकी बात का खंडन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं कहा ऐसा कुछ भी। आपने पराजित दंगे कराए हैं, करने वाले आपके यही काम है। 370 आप यही काम है। आपने कह दिया, मैंने कह दिया, मैंने राहुल को जोड़ने की बात वहां से समाप्त होता है। आप कहने वाले कौन है?
राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप कह रहे हो कि समाजवादी का राजेश जी तो आप विरोध करते हैं। राजेश जी ये किसने कहा, ये किसने कहा कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री? कौन कहा, किसने कहा, आपने कैसे सुन लिया? ये बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उनकी यात्रा का। देखिए अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तो खंडन कर रहा है, वो तो खंडन कर रहा है। मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री है ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है मनीष जी, ठीक है मनीष जी, रजनीकांत जी, ठीक है सुची जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए सबसे बड़ा कहा जाए कि पेच 2024 की तैयारी जो है हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो राहुल गांधी का ही जो एक ठीक है रजनीकांत जी, ठीक है रजनीकांत जी, देखिए सबसे बड़ा एक जो बयान राहुल गांधी जी का आया कि अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के बाहर स्वीकार्यता नहीं है, ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकता है ये बयान। सुची जी, मुझे लगता है कि जो मैंडेट उन्हें मिला, जिस प्रकार की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में श्रीमान अखिलेश यादव जी को प्राप्त हुई, अभी मैं किसी ने अनुकंपा नामक शब्द इस्तेमाल किया था, मुलायम सिंह जी की अनुकंपा, मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि योगी जी की अनुकंपा पे भी उत्तर आ गया था, तो मैं उस पर समय नहीं लूंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो परिस्थिति है उससे किसी को इनकार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ को भी ये भली भांति ज्ञात है कि किस तरह मैनिपुलेशन करके वो अपने सिस्टम को सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी वो आदमी जिन्होंने 37 साल में पहली बार सरकार रिपीट की अपने अपनी बात रखिए, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने ही सरकार दोबारा बनाई है अपनी मेहनत के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर, अपनी सेवा के दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। ठीक है राजेश जी, देखिए अभी आपके बीच में मनीष जी बोल रहे थे, तब आप कह रहे थे आप हम बोलने नहीं दे रहे हैं। अब सुची जी की बात पूरी होने दीजिए ना, फिर सर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अब आप परंपरा ही शुरू कर रहे हैं तो क्या करेंगे जी? नहीं शुरू तो मैंने उनको रोका राजेश जी, देखिए मैंने उनको रोका। ठीक है सुची जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी सुची जी, देखिए सभी अपने अपने दलों के सम्मानित प्रवक्ता हैं और गरिमा से एक दूसरे को सुने तो श्रेष्ठ होता है जी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि कांग्रेस की स्वीकार्यता पूरे देश में है, क्योंकि आजादी के आंदोलन से लेकर एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया तक, जब देश में सुई भी नहीं बनती थी और जब देश में आज एक संवैधानिक व्यवस्था को इतने लंबे समय तक हम लेकर के आए, और 2014 के पहले तो भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन राज्यों में कार्यालय भी नहीं थे, टेरिटरीज को छोड़ दीजिए। ये बात अलग है कि सरकार बनाने के 2 साल के अंदर हजारों करोड़ के कार्यालय, और उनका इसमें मुख्य दिल्ली वाला कार्यालय भी शामिल है, तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से या मनी मसल मैनिपुलेशन जो भी किया, लेकिन स्वीकार्यता कांग्रेस की जो पूरे देश में है, इससे पूरा विपक्ष सुची जी, पूरा विपक्ष एक कैसे होगा अगर इस तरह के बयान राहुल गांधी जी देंगे? किसी राजनीतिक पार्टी का कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के बाहर अस्तित्व ही नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, तो किस तरह से विपक्ष कैसे एक होगा? फिर बताइए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह का बयानबाजी भी कर रहे हैं। मरोड़ के ना देखा जाए जी, है ना, राहुल गांधी के शब्दों को तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, मैंने खुद स्पष्ट किया, और सबसे ज्यादा मनीष जी कह रहे हैं कि हमें तो हैरानी हुई, आखिर इस तरह का बयान उन्होंने कैसे दे दिया कि उत्तर प्रदेश के बाहर स्वीकार्यता नहीं है, समाजवादी विचारधारा की स्वीकार्यता नहीं है पूरे भारत में। जी देखिए, पूरी दुनिया में तमाम विचारधाराएं हैं और लोगों की स्वीकार्यता जनता में होती है, तो राहुल जी के बयान को तोड़ मरोड़ करना पेश किया जाए, कांग्रेस की विचारधारा की मैं बात कर रही हूँ, और उसके पूरे देश भर में स्वीकार्यता है, और मजबूत विपक्ष का पूरा समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को और श्रीमान राहुल गांधी जी को है, और ये अभी कश्मीर से कन्याकुमारी है, ये कामरूप से कच्छ भी जाएगी। हम प्रदेश स्तर पर जो जन यात्राएं निकाल रहे हैं उनमें हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है, और इसका कारण विचारधारा होने के अलावा भाई छोटे उद्योगों को, मझोले व्यापारियों का, न केवल फाइनेंस के लोगों का, बल्कि महिलाओं का, युवाओं का, आदिवासियों का, है ना, तमाम सेक्टर्स के लोगों को 2024 से पहले क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालेगी क्या? आप प्लीज दोहराएं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई यात्रा निकालेगी क्या? नहीं, प्रदेश स्तर पर तो हमारी यात्राएं सभी प्रदेशों में निकली हैं, उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है कि आपको हमारी प्रेस रिलीज भी मिली होगी। उत्तर प्रदेश में प्रदेश स्तर पर अभी हमारी यात्रा ऑलरेडी चल रही है, देश में भी लेकिन अभी हमारी यात्रा, ये तो स्ट्रेट लाइक अ स्पाइन है, लेकिन अभी हम इसको और अपना, क्योंकि जिस प्रकार का जन समर्थन और जिन विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं,
तो जिस प्रकार से हमारी तरफ लोगों का जुड़ाव बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके से सभी परिचित हैं। जिस जिस राज्य में चुनाव आता है वहाँ क्या क्या कहाँ चेंजेस करने हैं, कैसे वहाँ वोट फॉलो करनी है, किसी की सीडी बनानी है, फिर सीडी बनाने के बाद उसे शामिल कर लो तो फिर वो बेचारा अपना 1500 ट्वीट डिलीट करेगा, फिर उसको संवैधानिक व्यवस्था में कैसे फिट किया जाए। मैं चाहता हूँ रजनीकांत मिश्रा जी, जिस तरह के आरोप लगाए गए राजेश जी की तरफ से, कहा गया कि प्रधानमंत्री जो है वो बनेंगे, बहुत छोटा सा अपना स्टेटमेंट दीजिएगा क्योंकि वक्त की कमी है रजनीकांत जी। नहीं देखिए, एक तो ये पहले तो सुनने की आदत डालें, ये सुनना नहीं चाहते तो इनको गलत ही आप जवाब दीजिए, वो आरोप जो उन्होंने लगाया उसका जवाब आप उनको भी क्लियर कर दीजिए ना। नहीं ये तो पता नहीं कैसे सुन लिया इन्होंने, मैंने उस पर कुछ बोला। आपने क्या कहा था? मैंने कहा था कांग्रेस गहलोत सरकार में राजस्थान में मेरा एक मंत्री है जो सुभाष गर्ग, जो लोक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीता था, मेरा एक मिनिस्टर वहां। मैंने ये बोला, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर सुन लिया। और मैंने बोला था कि राहुल गांधी की यात्रा का मैं समर्थन करता हूं, मेरा मजबूत गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उम्मीद है कि राजेश जी जो है वो समझ गए, वो काम कर रहे हैं, समझ गए होंगे वो। ठीक है राजेश जी, देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका समर्थन कर रहे हैं। सभी को करना चाहिए, अच्छे काम का समर्थन, लेकिन शामिल नहीं होंगे, समर्थन तो करेंगे लेकिन शामिल नहीं होंगे। जी नहीं आप करो ना, आप अच्छे काम का समर्थन हम करेंगे, आप करो तो कुछ अच्छा, ठीक है आप अच्छा करोगे नहीं। शांतनु जी, इन्होंने कहा राजस्थान के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व की जो सरकार है उसमें ये शामिल है और राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन करते हैं। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले, कोई साधु सन्यासी बनने के लिए थोड़ा ना निकले, निकले क्या दिक्कत कर रहे हो या यात्रा पे जा रहे हो, तो राजनीतिक यात्रा है उनकी। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, देखिए वक्त की कमी है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। ठीक है राजेश जी, वक्त हो गया है। 2019 में आप सबको पराजित किया हमने, फिर कर देंगे एक बार, कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए। आप देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है साहब। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया, मनीष जी, रजा रिजवी जी, रजनीकांत मिश्रा जी, सुचि विश्वास जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।